नमस्कार। चलिए आज भारत की एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे इंसानी जिंदगियों से जुड़ी है। कैसे एक बड़े संकट ने देश को अपने मेडिकल ट्रायल सिस्टम को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। ये उम्मीद और जवाबदेही की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। इससे पहले कि हम नियमों और कानूनों की गहराई में जाएं, एक पल के लिए रुककर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। जब कोई अपनी मर्जी से विज्ञान के लिए अपना शरीर दांव पे लगाता है, तो एक समाज के तौर पर हमारी उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च 3 नैतिक स्तंभों पर टिकी है। पहला, व्यक्तियों का सम्मान, यानी हर किसी को अपना फैसला खुद लेने का हक है। दूसरा, परोपकार, मतलब हमेशा अच्छा करने और नुकसान से बचाने की कोशिश करना। और तीसरा है न्याय, ये पक्का करना कि रिसर्च के फायदे और जोखिम समाज में बराबर बटें। तो सबसे पहले देखते हैं कि कागज पर ये नैतिक वादा कैसा दिखता है, मतलब आदर्श स्थिति में नियम क्या होने चाहिए थे। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। भारत के नियम साफ साफ कहते हैं कि हर ट्रायल को एक स्वतंत्र एथिक्स कमेटी से मंजूरी लेनी होगी, हर प्रतिभागी से सोच समझकर लिखित सहमति लेनी होगी, और ये भी पक्का करना होगा कि किसी का भी शोषण न हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नैतिक वादा हमेशा निभाया गया? असलियत इन आदर्शों से बहुत बहुत अलग थी, और यहीं से कहानी का संकट शुरू होता है। 2644 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिनकी भारत में सिर्फ 7 सालों के अंदर क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मौत हो गई। ये चौंकाने वाला आंकड़ा उस गहरे संकट को दिखाता है जिसका देश उस वक्त सामना कर रहा था। हालात इतने गंभीर थे कि सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ा। अदालत की ये तीखी टिप्पणी कि सरकार गहरी नींद में सो गई है, उस समय की व्यवस्था की पूरी कहानी बयां कर देती है। इससे पता चलता है कि जवाबदेही की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो आखिर गड़बड़ कहाँ थी? असल में दिक्कत कई स्तरों पर थी। हजारों मौतों की कोई जांच नहीं हुई। एथिक्स कमेटियों में अक्सर सिर्फ वैज्ञानिक होते थे, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते थे। ऊपर से नियमों में साफ सफाई की कमी और कमजोर निगरानी ने मिलकर एक बेहद खतरनाक माहौल बना दिया था। इसी संकट ने भारत को जगाया और एक मजबूत कानूनी ढाल बनाने के लिए मजबूर किया। यहीं से सुधार का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें टूटी हुई व्यवस्था को ठीक करने के लिए नए और सख्त कानून बनाए गए। और ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। पुराने शेड्यूल वाई की अस्पष्टताओं को हटाकर 2019 के नए एनडीसीटी नियमों ने सब कुछ बदल दिया। अब मंजूरी के लिए 90 दिन की एक सख्त समय सीमा है, और सहमति प्रक्रिया की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग तक अनिवार्य है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये सुधार कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई 2012 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से। फिर 2013 में कुछ अंतरिम नियम आए, और आखिरकार 2019 में व्यापक एनडीसीटी नियमों ने आकर पूरे खेल को ही बदल दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उन्हें लागू करवाने की होती है। तो चलिए देखते हैं कि इन नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई। इसे आप एक एनफोर्समेंट बेल्ट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें निरीक्षण, ऑडिट और सजा का एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि नियम सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रह जाए। अब रेगुलेटर्स के पास सच में काफी ताकत है। वे चेतावनी दे सकते हैं, नतीजों को खारिज कर सकते हैं, ट्रायल रद्द कर सकते हैं, और यहाँ तक कि किसी इन्वेस्टिगेटर पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अब इन नियमों के पीछे असली कानूनी ताकत खड़ी है। और हाँ, एथिक्स कमेटियों के बनने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया है। अब उनमें सिर्फ डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं, बल्कि कानून के जानकार, समाजशास्त्री और समुदाय का एक आम सदस्य भी होता है। ये विविधता हर नजरिए को शामिल करती है और किसी भी तरह के पक्षपात को रोकती है। तो इन सभी बड़े बदलावों का आखिर मतलब क्या है? आखिर में सबसे जरूरी सवाल यही है कि ये सब एक आम प्रतिभागी को कैसे सुरक्षित रखता है। एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्लिनिकल ट्रायल में होने वाले खर्च का भुगतान कौन करता है? और इसका जवाब कानून में बिल्कुल साफ है। प्रतिभागी कभी भी एक पैसा खर्च नहीं करता। इलाज से लेकर जांच तक हर खर्च की जिम्मेदारी प्रायोजक की होती है। ये उन स्वयंसेवकों का एक मौलिक अधिकार है। सूचित सहमति का मतलब भी अब बदल चुका है। ये सिर्फ एक फॉर्म पर दस्तखत करना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है।
पारदर्शिता के लिए अब सहमति प्रक्रिया की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे ये पक्का होता है कि हर व्यक्ति ने सब कुछ समझकर ही अपनी मर्जी से हाँ कहा है। और सोचिए, अगर ट्रायल के दौरान कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? तो अब एक मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद है। किसी भी चोट के लिए मुफ्त इलाज, विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय मुआवजा, और यहाँ तक कि आने जाने और खाने पीने का खर्च भी दिया जाता है। तो भारत ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे विज्ञान की रफ्तार तेज होती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी नैतिकता और हमारे सुरक्षा उपाय हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें? ये एक निरंतर चुनौती है।